गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं विजेंद्र जाखड़े गुड्डा पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड की एग्ज़ाम की जो डेट आने के बाद में हम क्रैश कोर्स के रूप में जो तैयारी कर रहे हैं उस चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। परिवहन वाला हम पढ़ रहे थे, परिवहन में अपने पढ़ लिया था स्थल परिवहन। स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन में अपने पढ़ा था सड़क परिवहन को। स्थल परिवहन के तीन माध्यम थे, पाइपलाइन परिवहन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है। सड़क परिवहन अपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। इस पर प्रश्न आने की काफ़ी संभावना है। पिछले में मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान रोड विजन 2025 और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना है, वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। रेल परिवहन में पढ़ेंगे। प्रश्न यह आ सकता है बच्चों कि रेल परिवहन किन परिस्थितियों में लाभदायक है। तो रेल परिवहन किन परिस्थितियों में लाभदायक है? अधिक भार, अधिक भार की स्थिति में है, लंबी दूरी की यात्रा है, लंबी यात्रा हमें करनी है, या फिर हमारे पास में यात्रियों की संख्या अधिक है, उस परिस्थिति में रेल परिवहन सबसे अधिक लाभदायक होता है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का बन के आ सकता है कि रेल परिवहन किन परिस्थितियों में लाभदायक है। तो पहला है अधिक भार की स्थिति में, हमारे पास में काफ़ी लंबा भार है, लंबी दूरी की यात्रा करनी है और यात्रियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में रेल परिवहन काफ़ी लाभदायक होता है। उसके बाद में भारत के रेलीय इतिहास के बारे में बताऊँ। भारत की प्रथम रेल थी वो 1853 ईस्वी के अंदर चली थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत की प्रथम रेल कब व किसके शासनकाल में चली थी। तो भारत की प्रथम रेल थी वो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई टू ठाणे के बीच में ये चली थी। कुल लंबाई थी वो थी 33.6 किलोमीटर लंबी दूरी पर ये ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा का सफर तय किया था। उसके बाद में भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन जिसको बोला जाता है, विद्युत ट्रेन बोला जाता है, वो चली थी डेक्कन क्वीन के नाम से। इस नाम से चली थी, डेक्कन क्वीन के नाम से चली थी और वो चली थी 1929 ईस्वी में। यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम रेल किस नाम से और किस सन में चली थी। तो उस ट्रेन विद्युत की जो ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन था और 1929 ईस्वी में वो चली थी। उसके बाद में अगर रेल परिवहन को देखा जाए तो वर्तमान में भारत के रेल में 16 जोन हैं, 16 खंडों में ये बटा हुआ रेल परिवहन है। भारत में रेल परिवहन ने अधिक किस क्षेत्र में विस्तार किया, इससे पहले मैं बता देता हूँ। एक प्रश्न आता है कि भारत सरकार ने रेल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए या जो रेलवे के मार्ग थे उन मार्गों को एकीकरण करने के लिए भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में एक नई नीति बना करके लागू की थी। वैसे देखो 1951 ईस्वी के अंदर भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हो गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हो गया था और भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में एक नीति बना करके लागू की थी जो रेल के लिए संचालित काफ़ी फायदेमंद हुई थी। रेलवे 3 मार्गों में बटा हुआ था। एक मार्ग था वो था मीटर गेज, क्या था? मीटर गेज था। दूसरा चलती थी वो थी नैरो गेज और तीसरा मार्ग था वो था ब्रॉड गेज। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारतीय रेलवे के कितने मार्ग थे, किन किन मार्गों में संचालित था। मीटर गेज छोटी लाइनों के रूप में ट्रेनें चलती थी, मध्यम श्रेणी की ट्रेनें चलती थी और बड़ी लाइनों पर ट्रेनें चलती थी। उससे यात्रियों को और सामान को लाने ले जाने में काफ़ी बड़ी दिक्कतें होती थी। इसके लिए सरकार ने 1992 ईस्वी में एक राष्ट्रीय रेल नीति बना करके लागू की थी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखें, हम झुंझुनू से गए रेवाड़ी तक अलग लाइनें मिलेंगी, फिर उसके बाद में नैरो गेज आ जाएगी। उस नैरो गेज पर सामान को उतारेंगे, दूसरी गाड़ियों में सामान लदेगा, फिर हम दिल्ली तक चले गए, ब्रॉड गेज मिल जाएगी। वहां से हमें असम जाना है तो असम तक ब्रॉड गेज में चले जाएंगे, लेकिन असम में गुवाहाटी में उतरने के बाद में अन्य मार्गों पर अगर जाएंगे, छोटे टाउनों में जाएंगे तो ऐसे काफी बड़ी समस्याएं होती थी। इसके लिए सरकार ने ब्रॉड गेज सम्मानीकरण कर दिया। सभी रेलवे के मार्ग थे उनकी चौड़ाई थी वो एक सम्मान कर दी गई। अब आप भारतीय रेलवे में एक पॉइंट से एक बिंदु से बैठते हैं तो पूरे देश में उसी प्रकार के मार्ग मिलेंगे, इसलिए ट्रेनों में सामान को उतारने और चढ़ाने में असुविधा नहीं होती है, बार बार बदलनी नहीं पड़ती है। इसके बाद में सरकार ने एक नीति बनाई है, वो है माल भाड़ा कॉरिडोर।
प्रश्न ये भी परीक्षा में आ सकता है कि माल भाड़ा कॉरिडोर भारतीय रेलवे की क्या व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या की गई है कि भारत के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र का बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारतीय रेल ने मुंबई से लेकर के हरियाणा के रेवाड़ी तक मार्गों का दोहरीकरण किया है। दोहरीकरण इसलिए किया गया है कि मुंबई से जो ट्रेनें रेवाड़ी जाएंगी वो एक मार्ग पर जाएंगी, रेवाड़ी से मुंबई आएंगी वो एक मार्ग पर आ जाएंगे, इसलिए उनके आमने सामने की क्रॉस होते हैं। दूसरे स्टेशनों पर जो साइडें दी जाती है उसमें असुविधा नहीं होती है और इस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। इसलिए जो सामान है वो बंदरगाहों से उत्तरी भारत के राज्यों को और उत्तरी भारत के राज्यों का जो सामान विदेशों में एक्सपोर्ट करना पड़ता है वो सामान इस पर आसानी से चला जाता है। इसके ऊपर सरकार ने, रेलवे ने कंटेनर की सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है। कंटेनर क्या होता है कि छोटा सामान लाना है, कम सामान लाना है तो छोटी जैसे ट्रक टाइप होते हैं ऐसे रेलवे के बॉक्स बना दिए जाते हैं और जैसे उस बॉक्स में एक ही कंपनी का माल है, मान लीजिए डाबर का है, डाबर का तेल आना है बॉम्बे से और वो तेल दिल्ली जाना है तो एक बॉक्स होता है, बड़ा देखा होगा आपने, ट्रकों पर भी होते हैं, रेलवे में वो बॉक्स होते हैं, उसको सामान को पैक करके क्रेन से उठा करके ट्रेन पर रख दिया जाता है। इसलिए सामान मंगाने वाले को भी असुविधा नहीं होती है और सामान को भेजने वाले को भी असुविधा नहीं होती है। इस प्रकार भारतीय रेल का विस्तार हो रहा है। अब यहाँ तक के 2 क्वेश्चन हो गए, माल भाड़ा कॉरिडोर हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है बेटा कि भारतीय रेल ने किस क्षेत्र में अधिक विस्तार तथा विकास किया। या तो आपको यह दिया जा सकता है कि किस क्षेत्र में विस्तार तथा विकास किया, तो भारतीय रेल ने सबसे अधिक विस्तार और विकास किया है, वो किया है उत्तर के विशाल मैदान में। अब उत्तर के विशाल मैदान में अधिक विस्तार क्यों किया है, उसके कुछ कारण है बेटा। वो कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि रेल परिवहन किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभदायक होता है, जहां अधिक यात्री होते हैं। तो उत्तर के विशाल मैदान में देश की लगभग 55% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए यात्रियों की संख्या अधिक है। तो अधिक यात्रियों की स्थिति में कौन सा परिवहन लाभदायक होता है? रेल परिवहन लाभदायक होता है। नंबर 2 होता है भार अधिक है। भार का मतलब है कि उत्तर के विशाल मैदान में सबसे अधिक कृषि की जाती है। अब उस कृषि उत्पाद को उत्पादक क्षेत्रों से लेकर के आवश्यकता वाले क्षेत्रों तक सामान को वहन करने लाने के लिए जो परिवहन लाभदायक होता है वो परिवहन होता है रेल परिवहन। तो देखो यहाँ अधिक यात्रियों की, अधिक भार की स्थिति में यह रेल परिवहन काफी लाभदायक हुआ उत्तर के विशाल मैदान में। नंबर 3 है वो है समतल धरातल का होना। जहां का धरातल समतल होता है वहां रेल परिवहन को समायोजित और संचालित करने में असुविधाएं नहीं होती हैं। इनके अलावा उत्तर के विशाल मैदान हैं वो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित हैं। वो क्या हैं? प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित क्षेत्र है। इसलिए भारतीय रेल ने सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में किया? उत्तर के विशाल मैदान में। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन अगर बनकर के आएगा तो वो प्रश्न ये आ सकता है, देश के पूर्वोत्तर या पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेल ने अधिक विस्तार क्यों नहीं किया है? तो उसका आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। मान लीजिए सबसे पहले मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रवर्तियों की बात करें तो वहां पर यात्रियों की संख्या, जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, इसलिए कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में सड़क परिवहन लाभदायक होता है। नंबर 2 होता है भार। उस क्षेत्रों में कृषि उत्पादन कम होता है, इसलिए जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन कम होगा वहां पर परिवहन के लिए अनुकूल जो परिवहन होता है सामान को लाने ले जाने में वो सड़क परिवहन लाभदायक होता है। वहाँ का धरातल समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ होने के कारण रेल परिवहन को संचालित करने में काफ़ी असुविधाएं होती है। वो प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्र होते हैं। खूब जो मई जून का महीना होता है, अप्रैल मार्च से शुरू हो जाते हैं, खूब आंधियाँ चलती हैं, उन आंधियों के साथ मिट्टी आकर के रेलवे ट्रैक होते हैं, उन ट्रैकों को रोक लेते हैं, इसलिए असुविधाएं हैं। इसलिए भारतीय रेल ने उन क्षेत्र में अधिक विस्तार नहीं किया। तो इसमें से प्रश्न बन गए जो मैंने बता दिया था। भारत की पहली रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन थी वो डेक्कन क्वीन के नाम से 1929 में चली थी। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारतीय रेल है वो 16 खंडों में विभाजित है और भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में एक नीति बना करके लागू की। वो रेलवे को विस्तार के लिए की गई थी कि रेलवे 3 मार्गों में संचालित था, इन सभी 3 मार्गों को एक जॉइंट कर दिया गया, उसको बोल दिया गया ब्रॉड गेज।
या इसको प्रश्न आता है, इसको लिखा हुआ आता है यूनिगेज, कि यूनिगेज सुविधा क्या है, तो उसका आंसर क्या दे देंगे बेटा आप? उसका आंसर ये दे देंगे कि भारतीय रेल ने मार्गों का सम्मानीकरण करने के लिए मीटर गेज, नैरो गेज में जो लाइनें थी उन सभी लाइनों को यूनिगेज में कंपलसरी एक सामान्य कर दिया गया, सबको सम्मान कर दिया गया। उस व्यवस्था को यूनिगेज कहा जाता है, जिसके कारण परिवहन की सुविधाएं आसानी से संचालित हो रही हैं। उसके बाद में प्रश्न आता है, वो प्रश्न ये आएगा उसमें कि भारतीय रेल को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भारत सरकार ने या भारतीय रेल विभाग ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो भारतीय रेल ने कौन कौन से प्रयास किए हैं? पहला प्रयास है, प्रश्न बनकर क्या आएगा कि भारतीय रेल परिवहन को अधिक विस्तारित या अधिक प्रभावशाली या यात्रियों की संख्या को अधिक बढ़ाने के लिए भारतीय रेल ने कौन कौन से कार्य किए हैं। नंबर 1 कार्य किया है कि भारत सरकार ने रेलवे मार्ग हैं उनका दोहरीकरण कर रही है, डबल ट्रैक कर रही है। एक पर ट्रेनें आ सकती हैं, एक पर जा सकती हैं, उनको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि बसें होती हैं, देखे होंगे ट्रक होते हैं और होते हैं, वो तो साइड दे लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ट्रेन साइड कहाँ लेगी? उनका समय होगा, आगे आप पीछे होंगे तो समस्या हो जाएगी। उस समय 2 ट्रैक बना दिए जाते हैं, उन पर आसानी से ट्रेनें आ जा सकती हैं, इसलिए विलंब नहीं होता, ट्रेनों को स्टेशनों पर रोकना नहीं पड़ता है। नंबर 2 कर दिया गया, वो कर दिया गया ट्रेनों को में शयन कक्ष की वातानुकूलित कर दी गई है, एयर कंडीशन कर दी गई हैं, उसके अंदर ट्रेनें हैं, उनके रिजर्वेशन हो जाते हैं, उनकी सीट मिल जाती है, एसी होती है, आराम से सो करके स्लीपर के रूप में आते हैं, उनमें यात्रा कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा होती है, उसमें यात्रियों को बसों में, गाड़ियों में परेशान हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने स्लीपर में आराम से चले जाते हैं। इनके अलावा रेल के अंदर भोजन की व्यवस्था कर दी गई है कि रेलवे विभाग द्वारा अगर आप लंबी दूरी की यात्रा जैसे 48 घंटे 72 घंटे की अगर आप यात्रा कर रहे हैं, खाना खाना है, तो स्टेशन पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, स्टेशन का कोई खाना नहीं है, आप उसमें ऑर्डर बुक करेंगे, आपका चार्ज लग जाएगा, आपको आसानी से खाना मिल जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं और इन व्यवस्थाओं के कारण आज भारतीय रेल का विकास हुआ है, भारतीय रेल का यात्री भार बढ़ा है। दूसरा आएगा, वो प्रश्न ये आएगा कि भारतीय रेल आज किन समस्याओं से जूझ रहा है। तो भारतीय रेल किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? भारतीय रेल में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि लोगों द्वारा बिना टिकट के यात्रा करते हैं, तो उन बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों यात्रा करने से रेल परिवहन को नुकसान होता है। नंबर 2 होता है, वो ये होता है कि भारतीय रेल की संपत्तियों की चोरी होती है, कि उनके ट्रैक होते हैं या वैगन्स जो नीचे लगाए जाते हैं वो पड़े रहते हैं, या क्रॉसिंग होते हैं उनमें बैरियल होते हैं, उनके लोग चोरी करते हैं। ट्रेन में यात्रा करते हैं तो लोग फैन चोर लेते हैं, स्विच निकाल लेते हैं, बल्ब लगे होते हैं वो निकाल लेते हैं, तो ये उनके सामने समस्याएं आ रही हैं। इनके अलावा रेल विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की स्थिति में एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों को आमने सामने छोड़ दिया जाता है, ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं होती हैं। असामाजिक एंटी सोशल लोग होते हैं, उन द्वारा पटरियों को उखाड़ दिया जाता है, इसलिए भारतीय रेल है इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये प्रश्न आएंगे भारतीय रेल पर। स्थल परिवहन का हम 2 भाग पढ़ लिए हैं, एक सड़क परिवहन पढ़ लिया है, दूसरा रेल परिवहन हो गया है। तीसरा बिंदु है इसका, वो है पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन का तीसरा माध्यम क्या है? पाइपलाइन परिवहन है। देखो, प्रारंभ में पाइपलाइन परिवहन से क्या था बेटा कि प्रारंभ से पाइपलाइन परिवहन से जो व्यवस्थाएं दी जा रही थी वो शहरों में पानी की सप्लाई होती थी या फिर उस जगहों पर पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई होती थी। आज पाइपलाइन परिवहन का क्रेज काफ़ी बढ़ रहा है। इस बढ़ने के कारण क्या होते हैं कि पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पाइपलाइन परिवहन का क्या महत्व है कि इसको विकसित करने में धन व्यय अधिक होता है, लेकिन उसके बाद में इसको संचालित करने में इसको संचालित करने में वैनांतरण और देरी शून्य हो जाती है। पाइपलाइन परिवहन का क्या लाभ है कि पाइपलाइन परिवहन को विकसित करते हैं, विकसित करने में अधिक धन व्यय होता है, लेकिन उसके बाद इसको संचालित करने में और वैनांतरण वजन ढोने में, जैसे ट्रक है, ट्रेन है, उसमें वजन डाला तो वजन होगा, पाइप तो नीचे जमीन पे बिछे हुए होते हैं, अंदर दबे हुए होते हैं, उसमें किसी प्रकार नहीं होता है। उसके बाद में देरी शून्य हो जाती है। देरी का मतलब कि ये रोटेशन होने के बाद में, एक बार चलने के बाद में देखा होगा अपने पाइपों में कि एक बार पानी की सप्लाई करते हैं, पहले पहुंचता है पानी, उसमें समय लगता है, लेकिन उसके बाद में वो रोटेट हो जाता है, लगातार रनिंग करता रहता है, दौड़ता रहता है और समय पर वो
पहुंच जाता है। ये इस पाइपलाइन परिवहन के लाभ हैं। आज तो पाइपलाइन परिवहन से आज जो भारत के रासायनिक उर्वरक वाले उद्योग हैं या बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, उसका फैलाव होने का मुख्य कारण ही यही है। उसका मुख्य कारण क्या है कि आज पाइपलाइन की सुविधा हो गई, इसलिए कच्चा माल उन तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है। आज जितने भी उर्वरक उद्योग हैं उनमें प्राकृतिक गैस भेजनी है या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसको पाइपों के माध्यम से रिफाइनरियों तक भेज दिया जाता है। और इनके अलावा तो कर्दम के रूप में लोहा होता है। लोहा देखा होगा कि बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ कर्नाटक है, कर्नाटक के पास में लोहे को कर्दम के रूप में गला करके और पानी के रूप में उसको रिफाइनरी तक भेजा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती जा रही है। ये पाइपलाइन परिवहन के लाभ हो गए थे। अब देखो यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या आएगा? वो प्रश्न ये आएगा कि पाइपलाइन परिवहन की हानियाँ बताइए। पाइपलाइन परिवहन की हानि क्या है? सबसे पहली हानि तो ये हो जाती है कि पाइपलाइन को संचालित या विकसित करते समय जितना कर दिया गया है उससे अधिक की आवश्यकता होती है तो उसको फैलाया नहीं जा सकता, उसकी जगह दूसरी लाइन डालनी पड़ती है। एक तो यह हानि हो जाती है। जैसे सड़क है, पहले पतली सड़क बना ली गई, ट्रैफिक बढ़ा, यात्रियों की संख्या बढ़ी या मांग बढ़ी तो उसमें उस सड़क को चौड़ा किया जा सकता है, लेकिन पाइप को बढ़ाया नहीं जा सकता। पाइप की जगह दूसरी लाइनें डालनी पड़ती हैं। दूसरा है असामाजिक तत्वों द्वारा पाइपों को क्रैक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हालांकि इसके बॉयलर्स जो होते हैं, बंद करने वाले, रेगुलेटर बोलते हैं उनको, बंद करने वाले होते हैं जगह जगह पर, लेकिन जैसे मान लीजिए भी हर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर होगा, लेकिन 10 किलोमीटर के बीच का अगर पॉइंट तोड़ दिया जाता है तो दोनों ओर से जो चीज़ होगी वो बिखरेगी। वहाँ पर उसमें प्राकृतिक गैस है या पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो खराब होंगे तो होंगे, उससे काफ़ी हानि हो जाती है। उसके बाद में भारत में पाइपलाइन के 3 प्रमुख जाल हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन के जाल को समझाइए। पाइपलाइन परिवहन के जाल को समझाइए। तो भारत में 3 प्रमुख पाइपलाइनें हैं। वैसे तो बहुत सारी पाइपलाइनें डाल रखी है भारत सरकार ने, लेकिन 3 प्रमुख पाइपलाइनें हैं। उन तीनों प्रमुख पाइपलाइनों में सबसे लंबी भारत की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जिसको HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। ये 1700 किलोमीटर लंबी पाइप है। ये खंबात के क्षेत्र से ये स्टार्ट होती है हजीरा से। हजीरा से ये स्टार्ट होकर के आती है, राजस्थान को जब क्रॉस करती है तो वहाँ से विजयपुर के पास, यहाँ हजीरा से चली, विजयपुर से इसकी एक पाइपलाइन है वो कोटा तक फैली हुई है। यहाँ प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन भेजी जाती है। इसके बाद में जब ये आगे चलती है तो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो शाहजहाँपुर जाती है, बबराला और शाहजहाँपुर यहाँ आती है वो, और यहाँ से ये फैलती है उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक फैली हुई है। एक पाइपलाइन का नेटवर्क हो गया। पाइपलाइन आएगी, भारत के पाइपलाइन परिवहन को समझाइए। भारत के 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन है, उनमें से एक परिवहन है, सबसे लंबी लाइन है, वो लाइन है हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर के बीच में। यह खंबात के हजीरा से स्टार्ट होती है और शाहजहाँपुर होती हुई ये उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक ये फैली हुई है। इस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है जो राजस्थान को भी प्राप्त होती है। उसके बाद में दूसरी पाइपलाइन है, वो है गुवाहाटी से कानपुर। यहाँ असम के गुवाहाटी क्षेत्र से चलती है ये, और ये पाइपलाइन चलती हुई वेस्ट बंगाल और इनको देती हुई ये फैली हुई है उत्तर प्रदेश के कानपुर तक। कहाँ तक फैली हुई है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर तक फैली हुई है। ये पेट्रोलियम पदार्थों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई करती है। असम के डिगबोई क्षेत्र है, वहाँ से निकलने वाला होता है, उससे आती है। ये गुवाहाटी से बरौनी से राजबंद जाती है। यहाँ ये बरौनी आ जाती है, बरौनी से एक शाखा इसकी राजबंद चली जाती है, एक शाखा इसकी राजबंद चली जाती है, इनमें सप्लाई करती जाती है। और मुख्य लाइन है वो कानपुर तक फैली हुई है। वहाँ से ये हल्दिया चली जाती है और हल्दिया से ये राजबंद तक फैली हुई है। हल्दिया से मोरी गांव तक फैली हुई है
और उसके बाद में ये पाइपलाइन है, ये कानपुर तक चली जाती है, यहाँ तक ये फैली हुई तीसरा प्रमुख पाइपलाइन परिवहन है। ये वर्तमान समय में उत्तरी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाती है। उसके बाद में आता है सलाया से जालंधर। गुजरात के खंभात क्षेत्र से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, वो है सलाया से, और ये सलाया से पहुंच जाती है पंजाब के जालंधर तक। ये उत्तरी भारत के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई, प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाती है। ये सलाया, खंभात क्षेत्र के सलाया से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, ये यहाँ से चलती है, यहाँ से आती है ये विरमगाम, विरमगाम से ये पहुंच जाती है मथुरा, मथुरा से ये चलती है, ये पहुंचती है दिल्ली, दिल्ली से ये एक लाइन इसकी सोनीपत चली जाती है, सोनीपत से ये चली जाती है जालंधर तक, हरियाणा पंजाब के जालंधर तक फैली हुई है। ये 3 प्रमुख अपने नेटवर्क हैं। इस पर प्रश्न आ सकता है, वो प्रश्न आएगा कि भारत के पाइपलाइन परिवहन को समझाइए। भारत में 3 पाइपलाइन परिवहन है। पहला पाइपलाइन परिवहन है वो है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। बता देंगे इसके बारे में। ये खंभात क्षेत्र के गुजरात के हजीरा से स्टार्ट होती है, ये विजयपुर से चली जाती है, विजयपुर से इसकी एक शाखा निकल करके कोटा आती है, उसके बाद ये आगे जगदीशपुर के लिए जाती है, तो सांजापुर और बबराला के लिए इसमें से एक शाखा निकल जाती है, और मुख्य शाखा है वो जगदीशपुर तक फैली हुई है। दूसरी पाइपलाइन बता देंगे आप। दूसरी पाइपलाइन है वो है गुवाहाटी से कानपुर। ये जो डिगबोई क्षेत्र है, असम के डिगबोई क्षेत्रों में निकलने वाले पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक गैस होती है, उसकी ये सप्लाई करती है। ये गुवाहाटी से स्टार्ट होती है, ये बरौनी आती है, बरौनी से इसकी एक शाखा राजबंद चली जाती है, राजबंद से हल्दिया चली जाती है, और हल्दिया से इसकी एक शाखा मोरीगांव तक चली जाती है। फिर ये क्रॉस करती हुई उत्तर भारत में आकर के कानपुर तक ये फैली हुई है। तीसरी पाइपलाइन है वो पाइपलाइन है सलाया टू जालंधर। ये खंभात क्षेत्र के प्राकृतिक गैस, जो तटवर्तीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, इस प्राकृतिक गैस की ये पाइपलाइन है। ये सलाया से विरमगाम आती है, विरमगाम से मथुरा आती है। यहाँ पर इनके ब्रेक है, यहाँ से जो उर्वरक और अन्य जल जैसे विद्युत उत्पादन वाले उद्योग लगे हैं, उनमें ये सप्लाई करती हुई चली जाती है दिल्ली। दिल्ली के घरेलू कार्यों में प्राकृतिक गैस के रूप में इसका उपयोग होता है। उसके बाद ये सोनीपत जाती है, और सोनीपत से ये सीधी जालंधर तक फैली हुई है। ये हमारी पाइपलाइन परिवहन है। तो स्थल परिवहन के अपने 2 कार्य पूरे हो चुके हैं। उस स्थल परिवहन के बाद में अपन चलते हैं जल परिवहन में। नंबर 1 स्थल परिवहन हो गए, तीनों बिंदु अपन ने पढ़ लिए गए हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम अगला बिंदु लेते हैं, वो है नंबर 2 पर परिवहन का माध्यम आता है, वो आता है जल परिवहन। देखो, जल परिवहन स्थूल का जो चीजें होती हैं, उन चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का माध्यम होता है। इस परिवहन से लागत बहुत ही कम आती है, मार्ग नहीं करने पड़ते हैं, मार्ग संचालित नहीं करने पड़ते हैं, और ये एक प्रमुख परिवहन का माध्यम बनता जा रहा है। हमारे पुराने इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय लोगों ने हजारों मील की समुद्री योजनाओं को नामापन करके उन्होंने विश्व में अपने शेष कर दिया और अपने व्यापार को फैलाया था। इसके अवशेष हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं कि गुजरात के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों से नहीं सप्लाई की जाती थी। अब जल परिवहन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जल परिवहन होता है, वो होता है आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन उसे कहते हैं कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आंतरिक भागों में विभिन्न झीलों में, नदियों द्वारा या बरसाती जो नाले होते हैं उनके द्वारा या नहरों द्वारा जो परिवहन किया जाता है, उस परिवहन को आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। आंतरिक जल परिवहन के लिए हमारे पास में कुल देश के अंदर जो नौगम्य जल मार्ग हैं,
उनकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। कितनी लंबाई है उनकी? 14,500 किलोमीटर है। इस 14,500 किलोमीटर का 5,685 किलोमीटर है, उसमें इंजन लगे हुए नाव चलते हैं, मतलब मशीनीकृत है। बाकी का बचा हुआ एरिया है, उस एरिया में नावों के माध्यम से पतवार होते हैं, वो उस नावों को ढोते रहते हैं, हवा के या पानी के फ्लो के साथ वो चलती रहती हैं। लेकिन ये मशीनीकृत है जहाँ पर इंजन लगे हुए चीज़ें चलती हैं। भारत के अंदर 5 प्रमुख नौगम्य जलमार्ग घोषित कर रखे हैं कि पूर्वोत्तर जितने राज्य हैं उनमें से 5 जलमार्ग घोषित कर रखे हैं। उन 5 जलमार्गों में नंबर 1 जलमार्ग है। देखो, इनमें भी सरकार ने जैसे अपने सड़कें घोषित कर रखी हैं, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, वो है हल्दिया से इलाहाबाद तक। ये बेटा राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। जलमार्ग संख्या 1 है। यह जलमार्ग है, यह गंगा नदी का जलमार्ग है। इसमें से मशीनीकृत नावों द्वारा चलाई जाती है। इसकी लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर। ये कितना रन करती हैं? 1620 किलोमीटर तक करती हैं। ये गंगा नदी जलमार्ग है। ये एक प्रमुख भारत का सबसे व्यस्तम है, जो पूर्वोत्तर राज्यों से जो सामान लाया जाता है उस सामान को यहाँ तक लाने और ले जाने में ये सुविधाजनक होती है। दूसरा है वो मार्ग है सदिया से धुबरी तक। ये जलमार्ग है, ये ब्रह्मपुत्र जलमार्ग संख्या 2 है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई है वो लंबाई है 891 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी बेटा? 891 किलोमीटर। ये लंबा क्षेत्र है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। पूर्वोत्तर राज्यों से इसमें नावें आती भी हैं और जाती भी हैं। वहाँ पर देखा होगा कि लोगों को गाड़ी भी अगर लानी पड़ती है, जैसे मान लीजिए जलमार्ग संख्या 1 है, लोगों को अगर हल्दिया से इलाहाबाद या इलाहाबाद से हल्दिया तक अपनी वाहन लाना है, तो उस वो जो वाहन होते हैं उन वाहनों के लिए भी इतना स्पेस होता है उन जहाज़ों के नावों के अंदर कि उनको भी उनमें रख देते हैं, ताकि उनका खर्चा भी कम है, कि जितना तेल जलाएगी उस तेल से कम पैसे में वहाँ तक वो लोग पहुँच जाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, वो केरल के विभिन्न क्षेत्रों में है। केरल के जो नदी वाले क्षेत्र हैं, केरल में नहर के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये जलमार्ग किया जाता है। इस जलमार्ग की कोई विशेष लंबाई वाले क्षेत्रों में ये संचालित नहीं है। यह 205 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इसकी कुल लंबाई होती है वो 205 किलोमीटर होती है। एक महानदी के जलमार्ग संख्याएं हैं, उन क्षेत्रों में किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 घोषित कर रखा है, यह विभिन्न क्षेत्रों में कर रखा है। उनके बाद में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है, यह महानदियों के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होता है। तो इसमें से 3 आप याद कर लेंगे कि भारत के राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्ग क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यह है हल्दिया से इलाहाबाद तक है, यह गंगा नदी जलमार्ग है और इसकी 1620 किलोमीटर लंबाई है, गंगा नदी का जलमार्ग है। दूसरा है सदिया तो धुबरी तक चलता है, इसकी कुल लंबाई है वो 891 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग है। और तीसरा आप ये याद कर लेंगे, एक छोटा सा और बता देता हूं मैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग हो गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। देखो, भारत के तटवर्तीय क्षेत्र हैं, भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो विश्व के विशालतम या महानतम क्षेत्रों में से एक आता है। उस क्षेत्र के लिए अगर तटवर्तीय सीमाओं का आकलन अगर भारत का किया जाए तो भारत की लगभग 7516.6 किलोमीटर है। इतनी भारत की तटवर्तीय सीमाएं हैं। इन तटवर्तीय सीमाओं पर 12 बड़े बंदरगाह हैं और 181 छोटे बंदरगाह हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि भारत के बंदरगाहों पर प्रश्न आ सकता है, वो यह आ सकता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के स्पष्ट कीजिए। तो भारत में क्या था कि पाकिस्तान के विभाजन से पहले भारत में ये बंदरगाह था कराची।
इस कराची बंदरगाह से भारत के उत्तरी राज्यों में जम्मू कश्मीर या वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा मिलती थी। लेकिन देश के विभाजन के बाद में ये बंदरगाह चला गया पाकिस्तान में। इसलिए उत्तरी भारत के राज्यों की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने बंदरगाह विकसित किया, वो किया कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह है, एक जवारीय बंदरगाह है कि जहाज होते हैं वो समुद्री क्षेत्रों में खड़े रहते हैं, जब जवार आता है तो उसके साथ चल करके तट तक आ जाते हैं, उनको लंगर कर दिया जाता है, जहाज को वहाँ लोड कर दिया जाता है, उसके बाद में जब बाटा आता है तो ये वापस समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। भारत का दूसरा बंदरगाह है, भारत का सबसे व्यस्तम और सबसे अधिक व्यापारिक भार वाला बंदरगाह है, वो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ये मानचित्र में प्रश्न आ सकता है, आपको मानचित्र में पूछा जा सकता है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद दूसरा बंदरगाह इसके पास विकसित किया, वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह कौन सा विकसित किया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया। एक भारत का बंदरगाह है मारमागाओ, गोवा के अंदर जो बंदरगाह है। मैं आपको 12 बड़े बंदरगाहों के बारे में बता रहा हूं जो मानचित्र में प्रश्न आ सकता है। मारमागाओ बंदरगाह है। उसके बाद में कर्नाटक में आता है, वो आता है मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आता है? मंगलोर बंदरगाह आता है। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में भारत के कुल लोहाइस का लगभग 50% भाग है वो इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। हमारे पश्चिमी दक्षिण में जाते हैं तो लेंगुन झील पर आधारित बंदरगाह है, वो है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है जो लेंगुन झील पर है। अब देखो यहां देखना जरूरी है, लेंगुन झील आपने नाम सुना होगा, भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील है, वो है चिल्का झील। अब लेंगुन झीलें क्या होती हैं कि समुद्र तल के बराबर होते हैं, लेकिन जब जवार का पानी आता है तो इन झीलों के ऊपर से पार चला जाता है, जब भाटा आता है तो इन झीलों के और समुद्र के बीच में तटवर्तीय क्षेत्र दिखाई देने शुरू कर जाते हैं। ऐसी प्राकृतिक होती हैं। उसके बाद में श्रीलंका और मालदीव को व्यापारिक सुविधा उपलब्ध कराने वाला बंदरगाह है, वो है तूतीकोरन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरन बंदरगाह है। पूर्व की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो भारत का बंदरगाह आता है चेन्नई बंदरगाह। यह भारत का दूसरा सबसे व्यस्तम, मुंबई बंदरगाह के बाद में दूसरा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, व्यापारिक भार वाला बंदरगाह है, वो चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद में आते हैं एक अंतःस्थलीय बंदरगाह आता है। अंतःस्थलीय बंदरगाह किसे कहते हैं? ये अंतःस्थलीय बंदरगाह यहां से तट कटे हुए हैं और सागर का पानी काफी अंदर तक आया हुआ है। यह बंदरगाह है, यह है विशाखापट्टनम। यह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यहाँ से यह सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है, जो बिल्कुल सेफ बंदरगाह है। यहाँ कभी तूफान नहीं आते हैं, न जहाजों को कोई नुकसान होता है, सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद में भारत का एक है अंतःस्थलीय नदीय बंदरगाह। कौन सा है? अंतःस्थलीय नदीय बंदरगाह है, वो बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। देखो प्रिय बच्चों, हुगली नदी के तट पर हुगली के सारे जहाज चलते हैं, वो 148 किलोमीटर 148 किलोमीटर उससे बंगाल की खाड़ी से चल करके नदी के सारे कोलकाता तक आते हैं। कोलकाता के भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह विकसित किया भारत सरकार ने, वो बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह है। इनके अलावा भारत के पूर्वी क्षेत्रों से निर्यात करने वाला बंदरगाह है, वो है पारादीप बंदरगाह। इस बंदरगाह से भारत का लोहा इसकी निर्यात किया जाता है। इस चैप्टर में अपने पढ़ लिया। इसके बाद में इससे आगे मैं थोड़ा सा आपको काम दूंगा वायु परिवहन के बारे में। ये सबसे सस्ता ये सबसे आरामदायक और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लंबी समुद्री दूरियों की यात्रा करनी होती है, पर्वतों के ऊपर से करनी होती है, सघन जंगल होते हैं, एक से दूसरे देश तक आसानी से यात्रा करने वाला परिवहन है, वो परिवहन है वायु परिवहन। वायु परिवहन में पवनहंस हेलीकॉप्टर नाम की एक एजेंसी है जो भारत के दुर्गम क्षेत्रों में सुविधा करा रही है, उसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में आधुनिक संचार के संसाधनों में जैसे मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हम कल लेसन लेंगे, वो लेंगे हिस्ट्री का लेसन। सुरक्षित रहें, घर सेफ रहें, पढ़ते रहें, अच्छे मार्क्स लाएं। धन्यवाद।